हाय। मेरा नाम दीपक कुमार है और ये वीडियो जो मैं है वो एक मोटिवेशनल पर्पस के लिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। मोटिवेशन आपको वो नहीं दे सकते जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, पर मेरे हिसाब से मोटिवेशन वही दे सकते हैं आपको जो कभी टूटे हुए हों। पीपल हु मोटिवेट द बेस्ट आर दोज हु आर ब्रोकन बट ब्यूटिफुल। मतलब कि टूट कर जुड़ने वाले ही आपको असलियत में जुड़ने का तरीका सिखा सकते हैं। तो हियर कम्स माई स्टोरी। मेरा नाम दीपक कुमार है। हाल ही में हुए 13 सितंबर 2020 को कंडक्ट किए गए नीट एग्ज़ाम्स में मेरा ऑल इंडिया रैंक 429 रहा है। मेरे मार्क्स 685 थे आउट ऑफ 720। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने 12th के साथ ये एग्ज़ाम क्लियर किया है और ये है ओरिजिन्स ऑफ द स्टोरी कि कैसे मैं, जिसने कभी सोचा नहीं था कि कभी दूंगा भी नीट के एग्ज़ाम्स, उसने कैसे ये एग्ज़ाम क्लियर किया। प्लस वो कौन से सिचुएशंस थे जो इतने ड्रास्टिक हो गए कि मुझे अपने पूरे लाइफ की रेल की डायरेक्शन को ही चेंज करना पड़ा, वो भी एक तरह से आगे जाने के बजाय वापस मुड़ना पड़ा। तो हियर कम्स माई स्टोरी। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, आपको बैकग्राउंड सीखना पड़ेगा। प्रिव्यू देखना होता है हर मूवी से पहले। वॉट लेड टू द सिचुएशंस विच क्रिएटेड द इवेंट दैट फॉलोड। तो मेरा जो परिवार है वो आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे पापा आर्मी में हैं, अभी सूबेदार हैं, सूबेदार जितेंद्र राय। मैं जो पहली पोस्टिंग गया था अपने पापा के साथ वो दिल्ली में था। उस वक्त मेरा उम्र था 8 साल के आसपास का। मैं थर्ड क्लास में था और मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ मेरे पापा की पोस्टिंग हुई थी। मेरा जो पापा का क्वार्टर था वो नेशनल डिफेंस कॉलेज के साथ ही था। तो मैं हर दिन ऑफिसर्स को देखता था अपने अगल बगल, कितने वेल ड्रेस्ड थे, कितनी अच्छी लाइफस्टाइल थी उनकी, क्या ऑरा था उनका। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया। आई वॉन्टेड टू बिकम लाइक देम और दे वर लिविंग एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ दैट हाउ वन कैन सर्व द नेशन। देशभक्ति जाग गई मेरे अंदर। मैं भी आर्मी में जाना चाहता था। और अगर आपके पापा आर्मी में नॉन कमीशन रैंक में हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता होगा कुछ ऐसा करना जो आपके पापा की इज्जत उनके यूनिट में एक्सपैंड कर दे। जैसे कि आपके पापा के इज्जत का बिग बैंग हो, सिंगल प्रोटॉन से भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल से आपके पापा की इज्जत पूरा एक यूनिवर्स बन जाए। वो आप कब कर सकते हैं? जब आप कमीशन रैंक्स में ज्वाइन कर लें इंडियन आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में, कमीशन्ड ऑफिसर बन जाएं। तो मैंने थर्ड क्लास में ये सपना देखा था कि मैं बड़ा होकर एक पायलट बनूंगा इंडियन एयरफोर्स में। और थर्ड में ये सपना देखा। सिक्स्थ में मैंने सैनिक स्कूल ज्वाइन कर लिया। सैनिक स्कूल्स अभी जो आप देख रहे होंगे अपने आगे, सैनिक स्कूल वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि प्रिपेयर करते हैं बॉयज़ को, केवल बॉयज़ को नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी इन टर्न तीनों आर्म्ड फोर्सेस के लिए ऑफिसर्स क्रिएट करती है जो कि 12th के बाद एडमिशन लेते हैं और ग्रेजुएशन के बाद वो ऑफिसर बन जाते हैं। बट मैंने 6th में ज्वाइन किया, 6 साल पढ़ा मैं वहाँ और मुझे 11th में एक्सपेल कर दिया गया। काइंड ऑफ एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि मेरे पापा को विड्रॉ करना पड़ा ऑन पेरेंट रिक्वेस्ट। बट इट वॉज नॉट विलिंगली, इट वॉज फोर्स्ड अपॉन अस कि आपको विड्रॉ करना पड़ेगा या हम कुछ हार्श एक्शन ले सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली अब जो बोलिए, चाल से या कुछ से, पर हमको स्कूल छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? मैं और मेरे 12 दोस्त स्कूल से भागे थे अपने एक दोस्त के शादी में जाकर, दोस्त के भाई के शादी में जाकर खाना खाने के लिए। हॉस्टल्स में आप समझते हैं कैसा खाना मिलता है। तो हम खाने के लिए भागे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हमारे से पहले जब हम 6th में थे तो 11th के स्कूल के 6th बैच ने स्कूल से भागा था। 12 बच्चे भागे थे, एग्जैक्ट नंबर जो हम भागे थे, वो भी दुर्गा पूजा देखने के लिए खुली डे लाइट में। दे वेंट आउट इन ब्रॉड डे लाइट
और उन्हें तो टीचर्स ने पकड़ लिया दुर्गा पूजा घूमते हुए। हम क्या कर रहे थे? हम तो रात में गए थे छुप कर खाना खाने के लिए बस। उन्हें क्या पनिशमेंट मिली? दे वर फोर्स टू डू हार्श पीटी फॉर अ वीक। एक वीक तक तगड़ी पीटी करनी थी, बहुत रगड़ा मिलना था उनको, और फिर सब खत्म हो गया। एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। एक सिमिलर केस हुआ था, एक भैया जो भागे थे वो तो प्रिंसिपल के सामने कूद गए स्कूल के अंदर, छेदवाली कूदे और अंदर आ गए। तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिला? प्रिंसिपल ने उन्हें एक चाटा मारा, बोला कि दोबारा मत करना। ऐसा चाटा नहीं मारा कि दुनिया से ही गायब हो जाए, प्यार से थोड़ा सा मारा कि बहुत शरारती है, ऐसा मत करना दोबारा। हमें क्या मिला? 3 बच्चे हमारे एक्सपेल हुए ऑन पेरेंट रिक्वेस्ट। मतलब कि उन्हें फोर्स कर दिया है कि आप स्कूल छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका कुछ हो नहीं सकता है। उनमें एक मैं था और 2 मेरे दोस्त थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो हमें एकेडमिक बैकग्राउंड पे निकालना चाहते थे वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे मार्क्स थोड़े मोड़े ठीक थे, उतने भी अच्छे नहीं। तो अब जो फेज़ है वो है सबसे टफ हैंडल करना। मैं स्कूल से निकल गया, 12th की स्टार्टिंग थी, 11th के एग्ज़ाम्स के वक्त हम एक्सपेल हुए थे। बायो का एग्ज़ाम था जिस दिन हम भागे थे, 11th के फाइनल बायो के एग्ज़ाम्स। तो अब स्कूल से तो निकल गए, अब कुछ दिख नहीं रहा था। 11th में मैंने पढ़ाई की थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस केवल पढ़ाई की थी मैथमेटिक्स की। एनडीए का एग्ज़ाम देना था इसलिए, और मैथमेटिक्स में मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे, 86 थे 100 में। बाकी तो बायो में इतने ख़राब मार्क्स थे आप पूछिए मत। पर मैंने इंजीनियरिंग इसलिए नहीं चुना क्योंकि जो बच्चा एनसीईआरटी में 86 आउट ऑफ 100 ला रहा है वो कैसे सोच सकता है कि वो जाके एक साल में इन डेप्थ मैथमेटिक्स पढ़े और सब कुछ फोड़ दे। बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता। इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मैंने तो बेसिक्स नहीं पढ़े थे, प्रैक्टिस तो दूर की बात है। फिर मैंने सोचा एक ही चीज़ मैं कर सकता हूँ, शुरू करता हूँ मेडिकल की तैयारी, देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। शुरू की मैंने मेडिकल की तैयारी। अब मैं कोई 30 मार खान तो था नहीं कि आज शुरू किया और कल से बिल्कुल उड़ने लगा। तो पहला 2 महीना जो था वो मुझे लगा एडजस्ट करने में, और एडजस्ट करने से ऐसा नहीं कि हाँ 2 महीने बाद मैंने फाइन ट्यून कर लिया और सब कुछ सही चलने लगा। हर एग्ज़ाम मुझे याद है कि मैं सुबह में अपने कोचिंग गोल इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था, मैं सुबह में जाता था कोचिंग के लिए कई बार, और सुबह में 11th की कोचिंग करता था, आधे 1 घंटे का ब्रेक मिला और फिर 12th की कोचिंग शुरू हो जाती थी। तो मुझे दिन भर में 1 मिनट भी नहीं मिलता था इधर उधर जाने का, बस कोचिंग, अपनी तैयारी तो रुकी ही थी बस। हुई ऐसे चला बहुत दिन, रात में थक कर घर आता था, सो जाता था, कुछ मतलब समझ में नहीं आता था, बहुत मेहनत करता था, सांस लेने का ऐसा टाइम नहीं मिलता था मुझे। ये 8-10 मंथ्स जो थे लास्ट के 12th के। और फिर भी जो एग्ज़ाम के जो रिपोर्ट्स आते थे उसमें मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, जितना एक्सपेक्टेशन था अपने से कभी उतना रिजल्ट नहीं आता था। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगा मैं। फिर नाम नहीं लूँगा, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि आप भी जानते होंगे कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 6th-7th में पढ़ा दिया जाता है जनरली, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि an object does not change its state unless and until it is given an amount of energy equivalent to the latent heat of that state. एक ऑब्जेक्ट तब तक स्टेट नहीं चेंज कर सकता है जब तक आप उसको लेटेंट हीट दे ना दें। तो मान लीजिए अगर आप किसी का लेटेंट हीट 100 है, अगर आप 99.99 भी उसे दे रहे हैं तो वो स्टेट नहीं चेंज करेगा, नहीं पिघलेगा। पर अगर आप 100 देंगे तब वो पूरी तरह पिघल जाएगा, रैपिडली पिघलेगा बिना किसी टेम्परेचर चेंज के। यही है आपको जो, दिस इज व्हाट यू हैव टू कैच, कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप लगातार काम करते रहें तो जब वो पिनाकल आप क्रॉस करेंगे, पिनाकल ऑफ योर एफर्ट्स, आपको एफर्ट भी कम हो जाएगा, आप एफर्ट में भी डाउनहिल जाएंगे, कम एफर्ट लगेगा और पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे। 99.99 पे दुनिया आपको कोई भी
आउटपुट नहीं देगी, 0 आउटपुट मिलेगा, पर 100 होते ही 100% आउटपुट मिलेगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मेरे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। बस आपको ये एक्सेप्ट करना है कि होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे और 99.99 पे गिव अप कर देंगे तो यू आर डन। तो उस फ्रेंड को मैंने थैंक यू बोला और मैं पूरा समझ गया और पूरा बिल्कुल लग गया। ऐसा नहीं था, ऐसा कभी होता नहीं है कि आपको कोई एक बात बोले और वो आपको इतना हिट कर जाए कि आप बिल्कुल फोड़ दें अगले दिन से। ये सिर्फ मूवीज़ में होता है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुना और उड़ गया स्पाइडरमैन की तरह। तो फिर भी अप्स एंड डाउन्स आते थे जाते थे, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता था। फिर ये आया सिचुएशन, तो लास्ट 3 मंथ्स थे, जनवरी था, लास्ट 3 मंथ्स क्लास 12th के। जनवरी में मुझे अपने मतलब 12th का सबसे बड़ा सेटबैक मिला। आई वॉन्टेड टू बी अ पायलट इन आर्म्ड फोर्सेस, और वो लो जो थी अभी भी बुझी नहीं थी। सो आई वेंट फॉर दी SSBs, मतलब मैंने NDA दिया, NDA रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर SSB देने गया और SSB में मैं क्लियर कर सकता था, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक झूठ बोल दिया कि, छोड़िए झूठ क्यों बोला वो मैं बाद में बताऊंगा, डर गया था इसलिए बेसिकली। तो मैं SSB आउट हो गया। अब मैं ऑफिसर बनने की, मतलब SSB जो रिकमेंडेड नहीं होता वो तो ऑफिसर बन नहीं सकता। तो जब मैं वापस आया, मैं उसी दिन एग्ज़ाम देने चला गया जो उस दिन कंडक्ट हो रहा था। ऑप्शनल होता है, हर एग्ज़ाम हर बच्चा नहीं देता कोचिंग में, लेकिन मैं चला गया देने, सोचा कि अब कुछ तो करना है। और वो एग्ज़ाम मेरा इतना ख़राब गया कि मुझे 400 नंबर के आसपास आने लगे उस एग्ज़ाम में। जब घर आया तो मैं जब काउंट कर रहा था तो मुझे उस दिन का सीन याद है। मैंने पेपर फाड़ दिया। आज तक मैंने कभी क्वेश्चन पेपर फाड़ा नहीं था। मैंने क्वेश्चन पेपर फाड़ दिया और मम्मी के गले लगकर रोने लगा। वो सीन मैं भूल नहीं सकता। मुझे लग रहा था कि जो मेरे ज़िंदगी में हर बार होता है, किसी चीज़ के बगल पहुंच जाऊं और वहाँ से वो छूट जाए मेरे साथ, बहुत नज़दीक आ गया और टच करके निकल जाए। फिर वो डिप्रेशन सीड इन करता, उससे पहले मेरे मम्मी पापा ने मुझे गोल विलेज भेज दिया। गोल विलेज में मैंने बहुत मेहनत की, वहाँ बहुत अच्छा गाइडेंस भी था और बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। NCERT इतनी बार पढ़ा, लग रहा था कि मतलब NCERT को अपना बैक ऑफ हैंड बना लिया। इतना बार देख लिया कि आई न्यू एवरीथिंग, कहाँ क्या था, इतना बार पढ़ा, अच्छी बुक्स पढ़ी। उसके बाद हुआ 3rd ऑफ में आया, डिले हो गया। मुझे अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मुझे अच्छा लगा कि हाँ मुझे कुछ टाइम मिला है, मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। उस वक्त मैं उतना रेडी नहीं था। फिर जब 26 को डिले हुआ तो मुझे लगा कि फिर वहीं कहीं सीड इन हो रहा है। लग रहा है कि जो हर बार होता है कि आप उस चीज़ के करीब आ जाओ और फिर वो छूट जाए, वही हो रहा है। अब मुझे लग रहा था कि मेरी तैयारी अच्छी हो गई कि मैं कितना भी मेहनत करूं इसे बहुत अच्छा नहीं कर सकता। नेगेटिव माइंडेड कहो, पेसिमिज्म कहो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हर आदमी के अंदर ये होता है पेसिमिज्म। मुझे लग रहा था कि मैं कितनी भी तैयारी करूं मैं अच्छा नहीं कर सकता, और कोई हो सकता है कि बहुत तैयारी करके मेरे लेवल पे पहुंचे, उस दिन लक के कारण वो मुझसे आगे निकल जाए और कहीं मेरा रैंक 10,000 के आसपास आ गया तो मैं जनरल में हूँ, मेरे पापा मिडिल क्लास से अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं कि मुझे प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाएं ऐसा। फिर मुझे लगने लगा कि आई एम डन, ऐसा लगने लगा, बहुत नेगेटिविटी आ गया। पर लकीली 26 के बाद 13 सितंबर को एग्ज़ाम्स फाइनली हो गए और एग्ज़ाम हॉल के बाहर आके मुझे लगा नाउ इट इज़ डन। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ मैंने अच्छा किया है। 1 साल के लिए मुझे लगता है कि 429 ऑल इंडिया रैंक इज़ गुड। मेरे 3 सिले मिस्टेक्स हो गए, नहीं तो मेरे 700 होते, 705 होते एग्जैक्टली, 685 है। पर मैं खुश था कि हाँ चलो 685 इज मोर देन इनफ, मोर देन व्हाट कुड आई थिंक ऑफ अचीविंग इन अ ईयर। 429 रैंक इज वेल इनफ फॉर अ ईयर। आप मान सकते हो इतना कोई नहीं होता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक 1 ला दे 720 आउट ऑफ 721 ईयर में। मैंने हर एक रूल एज इट इज़ नहीं फॉलो किया कि कैसे बिल्कुल
नीट टॉपर बनना है, पर हाँ मेरे अंदर बहुत मेहनत करने की एक रेज भी था कि रिवेंज लेना है जिसने मुझे बाहर निकाला है। पर रिवेंज से ज़्यादा मुझे लगा कि हाँ मुझे अपने आपको प्रूव करना है कि मैं इतना नालायक नहीं हूँ कि मुझे स्कूल से निकाल देना चाहिए था। फिर एंड ऑफ टॉक, रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश था। आपको मैं दो ही चीज़ सिखा सकता हूँ अपनी स्टोरी से, कि परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। इंडिया इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव कंट्री। यूएस में जैसे भेड़ बकरे होते हैं, इंडिया में वैसे इंसान होते हैं, आप समझ लो, इतनी ज़्यादा भीड़ है। आप कोई भी यूएस मूवी देखो, कोई भी हॉलीवुड मूवी देखो, इंडिया इज़ रेफर्ड टू एज द स्लम। इंडिया का रेफरेंस मैक्सिमम टाइम्स कम्स विथ इट्स स्लम्स। इसलिए नहीं कि इंडिया में केवल स्लम्स है, इंडिया इज़ वेरी पुअर, नॉट इन अ सेंस, बट इंडिया सिग्निफाइज इतनी, व्हाट इंडिया सिग्निफाइज इज पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ऐसे नहीं सर्वाइव कर सकते आप यहाँ। यूएस में आप सर्वाइव कर सकते हो, यहाँ नहीं। तो परसिस्टेंस इज द की। और आपकी जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो है आपकी होप। यू डाई व्हेन योर होप डाइज, सो डोंट लेट इट डाई। बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको अच्छे अच्छे प्राइजेस मिलेंगे हमसे, पैसे नहीं। बेल आइकन दबाइए, मोटिवेशन मिलेगा।